चलिए अब देखिए, अंग्रेजों की जो ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार की नीति रही, किस प्रकार से धीरे धीरे उन्होंने भारत को कब्जा किया है, और किन किन अंग्रेज जो अधिकारी थे उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाया है भारत को गुलाम बनाने में, उसके बारे में हम लोग एक बार संक्षिप्त में अध्ययन कर लेंगे। हो सकता है निश्चित तौर पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जो जो टॉपिक हमने आपको मॉडर्न में पढ़ाया है सभी जगह से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित तौर पे ही पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना जो हुई है वो एकाएक नहीं हुआ है, धीरे धीरे चरणबद्ध तरीका से हुआ। सबसे पहले आप देखिए वो लोग व्यापारी बन के आते हैं, व्यापार करने के लिए आते हैं, धीरे धीरे वो अपना किला बनाते हैं जहां पे वो सामान रखते थे, ले जाते थे, लाते थे, और फिर उन्होंने उनको आज्ञा पत्र प्राप्त हो जाती है, फिर वो यहाँ पे टैक्स चोरी करने लगते हैं, बिना कर दिए व्यापार करना चाहते हैं। फिर वहां पे आपका सिराजुद्दौला जो रहता है बंगाल का नवाब, वो विरोध करता है कि बिना टैक्स दिए हम आपको व्यापार करने नहीं देंगे। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि उसको ठिकाना लगा दिया। सबसे पहले 1757 के युद्ध में कैसे, तो चालबाजी करके यहाँ पे, ठीक है, इन्हीं का जो सिराजुद्दौला का ही सेनापति था मीर जाफर को खुद में मिला लिया और युद्ध होने ही नहीं दिया और इसको आसानी से जीत लिया। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, लेकिन एक कठपुतली की तरह। आगे चल करके धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या किया, इलाहाबाद का जब आपका बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, तो वहां पे जब सम्मिलित सेना लड़ी, खास करके दिल्ली के नवाब शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम, तो तीनों की सम्मिलित सेना फिर से हार गई लॉर्ड क्लाइव के द्वारा जो युद्ध हुआ दोनों के बीच में। और फिर आगे चल करके 1765 का जब संधि हुआ तो वहां पर दीवानी व्यवस्था जो है अंग्रेजों को हाथ लगी और प्रशासनिक व्यवस्था जो बंगाल में मीर जाफर को फिर से दे दिया गया, और यहीं से जो है भारत का काला अध्याय स्टार्ट हो जाता है और अंग्रेजों की जो शोषणकारी नीति होती है यहीं से चरणबद्ध तरीके से बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये सब घटनाएं आपको पता ही है, बस इसके अंग्रेज अधिकारी किसने कौन सी नीति लाई और किस प्रकार से धीरे धीरे भारत को एक कह सकते हैं कि चंगुल में फंसा लिया। साउंड नहीं आ रहा है क्या? साउंड नहीं आ रहा है? साउंड जा रहा होगा। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना चरणबद्ध रूप से हुई, जिसमें मुख्यतः 5 व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है। पहला लॉर्ड क्लाइव जो कि प्लासी का युद्ध लड़ा, बक्सर का युद्ध। दूसरा वारेन हेस्टिंग्स, तीसरा कार्नवालिस, चौथा वेलेजली, पांचवा डलहौजी। ठीक है, ये 5 व्यक्ति ने ही भारत को शिकंजे में कर लिया बहुत ही अच्छे तरीका से। ठीक है, तो याद रखना है। अब किसने क्या किया वो देखिए, इन्होंने तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों का लाभ उठाया और जो केंद्रीय सत्ता तो यहां थी नहीं, दिल्ली में भी जो सत्ता थी वो बहुत कमजोर थी और शाह आलम द्वितीय को ही हरा दिया। ठीक है, और दूरदर्शी ब्रिटिश शक्ति के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, इस संदर्भ में कहा जाता है कि क्लाइव ने, जो रॉबर्ट क्लाइव है या लॉर्ड क्लाइव ने भारत में अंग्रेजी राज की नींव डाली। नींव डालने का काम 1757 के युद्ध के दौरान कौन कर दिया? लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स ने उस नींव को मजबूत किया, कर्नवालिस ने उसमें इमारत खड़ी करना शुरुआत किया और वेलेजली ने इस इमारत को पूरा किया और बाद के गवर्नर जनरलों ने इसको अंतिम शक्ल प्रदान किया। और इस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य को, भारत को जो है ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन बना लिया। ठीक है, तो अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई नीतियां, तो सबसे पहला नीति है आपका लॉर्ड क्लाइव की द्वैध शासन की नीति। द्वैध देखिए, दो मिलकर के जो शासन करता है उसको हम द्वैध शासन बोलते हैं। अगर केंद्र राज्य दोनों मिलकर करेगा तो उसको भी द्वैध कहेंगे। और यहां पे जो था
बंगाल का नवाब और अंग्रेज दोनों मिल करके किए थे शासन। प्रशासनिक विभाग बंगाल के नवाब के पास था, जबकि दीवानी व्यवस्था जो है टैक्स वसूली का काम वो अंग्रेजों ने खुद के पास रखा था। वो चाहते तो दोनों कर सकते थे, लेकिन अंग्रेज बहुत चालाक थे। उनको पता था, क्योंकि उनको भारतीय समाज के बारे में उतनी जानकारी थी नहीं, ना ही वो यहाँ की भाषा को समझ रहे थे, तो उनको कौन टैक्स देता। और दूसरा नंबर की अगर वो डायरेक्ट वसूली करते तो भारतीय में हो सकता है कि क्रांति आ जाती, जागृति आ जाती, और इनकी संख्या उतनी थी नहीं जितनी भारतीयों की थी, तो इनको मार पछाड़ के भगा देते। इसीलिए इन्होंने क्या किया, मिलकर शासन करना स्टार्ट किया। तो द्वैत शासन की नीति सबसे पहले लॉर्ड क्लाइव ने ही लाया, और खास करके बिहार बंगाल के प्रांतों में ही शुरुआत में, जब आपका इलाहाबाद की संधि हुई, ठीक है, उसके तहत। उसके बाद आगे चल करके वेलेजली ने सहायक संधि की नीति अपनाई। सहायक संधि क्या है कि जो भी अंग्रेजों के सहायक बनेंगे, ठीक है, तो उनको अंग्रेज सुरक्षा देगा, अंग्रेज सेना जो है उनकी सुरक्षा करेगा, बशर्ते उनको एक साइन करना होता था। उसके तहत वो अपने मन से किसी भी आसपास के पड़ोसी राजाओं के साथ ना ही दोस्ती कर सकते थे, ना ही युद्ध कर सकते थे, लड़ाई कर सकते थे बिना पूछे। कुछ भी करना होगा तो उनको अंग्रेज अधिकारी या जो अंग्रेज शासनकारी थे उस समय, उनसे आज्ञा लेना पड़ता था। और अगर जो नहीं लेते थे तो उनको ये लोग, अंग्रेज लोग, युद्ध करने के लिए प्रेरित करके जबरदस्ती भी सहायक संधि के तहत अपने में शामिल करने का प्रयास करते थे। ठीक है। तीसरा, डलहौजी जब आया तो वो व्यपगत का सिद्धांत, यानी इसने तो इतना कर दिया कि अगर राजा दत्तक पुत्र लिया है तब भी राजा के दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं होगा, अगर वहां शासन सही से नहीं चल रहा है फिर भी उसको अपने में मिला लेता था। तो इस प्रकार से व्यपगत का सिद्धांत, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का दत्तक पुत्र का मामला था, फिर उसी प्रकार से अवध को मिला लिया, यह कह करके वहां पे शासन सही से नहीं चल रहा, यानी कोई भी तरीका से भारतीय प्रांतों को खुद में मिलाने का प्रयास यहां पर इन लोगों ने करना शुरू कर दिया। तो वेलेजली की सहायक संधि भी आगे चर्चा में अभी देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए, सबसे पहले पूछेगा कि द्वैध शासन बंगाल में किसने शुरुआत किया था, तो लॉर्ड क्लाइव ने किया था। अब देखिए वही कहानी जो अभी हमने आपको सुना दिया, पलासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसके तहत अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई, निजामत सूबेदारी प्राप्त हो गई तथा प्रशासनिक व्यवस्था पूर्ववत बनी रही, जैसे बंगाल के नवाब कर रहे थे वैसे। इस प्रकार बंगाल में एक ही समय दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं चलने लगी, और यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों अलग अलग था। यानी अधिकार किसका था, तो अंग्रेजों का, और उत्तरदायित्व किसका था, तो बंगाल के नवाब का था। ठीक है। इस प्रकार ब्रिटिश कंपनी बंगाल का वास्तविक शासक था तथा बंगाल का शासन अंग्रेजों के अनुकंपा और वार्षिक अनुदान पर निर्भर हो गया। क्योंकि टैक्स धन सारा किसके पास जा रहा था, अंग्रेज के पास जा रहा था। तो अब ये उसको, जो बंगाल का नवाब था, तो उसको ये लोग धन देते थे, आर्थिक मदद करते थे, लेकिन उतना ही देते थे जितना में उसका बस गुजर बसर हो। तो वो भी अपना सारी जिम्मेदारी किसके पास थी, तो बंगाल के नवाब के पास। कुछ भी हो, जनता जाए बंगाल के नवाब के पास, लेकिन टैक्स वसूली करके कौन रख रहे थे, तो अंग्रेज। यानी उत्तरदायित्व बंगाल के नवाब का, और यहाँ पे टैक्स वसूली करने का काम कौन ले लिए, अंग्रेज। तो यहाँ पे भारी नुकसान हुआ भारतीय जो लोग थे उनका। उसके बाद विशेषता, ब्रिटिश कंपनी को प्रशासकीय सुविधा मिल गई, अपना एम्प्लॉय नहीं रखना पड़ा, बाहरी संघर्ष से भी बचाव हो गया, जो संघर्ष करते जो अन्य लोग, भारतीय लोग, वो उससे बच गए, आर्थिक लाभ हुआ। तो इस प्रकार से जो द्वैध शासन व्यवस्था थी अंग्रेजों के लिए लाभप्रद रही। देखिए शुरुआत में तो बंगाल का नवाब वहां पे सिराजुद्दौला था, उसके बाद फिर मीर जाफर बना, फिर मीर कासिम बना, फिर मीर जाफर बना, तो बदलते रहा। ठीक है। अब आ जाइए वेलेजली की सहायक संधि। अब ये सहायक संधि क्या होता है, ठीक है, यानी अब अगर आपको किसी प्रांत में शासक हैं, क्योंकि उस समय भारत में बहुत सारे जो प्रांतीय शासक थे अलग अलग क्षेत्रों में, राजा महाराजा जो देसी रियासत कहे जाते थे, क्योंकि अंग्रेजों ने अंतिम समय तक पूरे भारत पे कभी कब्जा नहीं किया। ठीक है। बहुत सारे देसी रियासत अंग्रेजों के समय में भी वो स्वतंत्र थे, वहां पे अंग्रेज शासन नहीं करते थे,
ठीक है। 1857 की क्रांति में आप देखिएगा बहुत सारे जमींदारों ने भी और देसी रियासतों ने भी अंग्रेजों का समर्थन किया था, ठीक है। तो बेलेजली की सहायक संधि क्या है उसको देखिए। देसी, ये पूछेगा किसके द्वारा सहायक संधि लाई गई, तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। लॉर्ड एक उपाधि है, ठीक है। लॉर्ड अपने मन से आप लगा सकते हैं, जैसे आप देखते होंगे अभी भी जो खास करके सुप्रीम कोर्ट के जज हो तो उनको लॉर्ड कहा जाता है। तो ये शब्द फ्रांस से आया है और फ्रांस में जो है एक सम्मानित व्यक्ति को लॉर्ड कहा जाता था, ठीक है। तो वहीं से माय लॉर्ड जो आप शब्द सुनते हैं, तो ये लॉर्ड जो है एक सम्मान है इन लोग का, ठीक है। तो लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि, देसी राज्यों के लिए एक ब्रिटिश सेना होगी और खर्च कौन देगा। अब देखिए, देसी राज्यों के लिए ब्रिटिश सेना होगी, यानी उसकी सेना नहीं होगी, अब कौन होगा, ब्रिटिशर्स ही उसकी सेना में होंगे और खर्च देसी राज देगा, यानी अब खर्च उसका और सेना किसका, अंग्रेज का। कितना चालाक है देखिए, कहा कि तुमको हमारा सुरक्षा खरीदना पड़ेगा, ठीक है, पैसा तुम देगा और हम अपना सेना रख के तुम्हारा सुरक्षा करवाएंगे, और जब मन करेगा तो तुमको मारपीट के भगाएंगे भी, ठीक है। संबंधित देशित राज्य की विदेशी नीति अंग्रेजों के अधीन होगी और जो तुम्हारी विदेशी नीति होगी वो हम बनाएंगे। विदेश नीति किसके साथ युद्ध करना है, नहीं करना है, क्या करना है, वो हम तय करेंगे। देशी राज अपनी सेवा में किसी ब्रिटिश विरोधी राज्य के व्यक्ति या यूरोपीय को नहीं रखेगा और जब आप सहायक संधि के तहत शामिल हो जाएंगे, आप अपने मन से किसी भी यूरोपीय देश के साथ समझौता नहीं करेंगे, खास करके फ्रांस के साथ तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। देशी राज में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि रहेगा और उस राज में एक प्रतिनिधि के रूप में हमारा आदमी रहेगा, यानी अंग्रेज रहेगा। ब्रिटिश संबंधित देशी राज के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ब्रिटिश जो है वो संबंधित राज्य का जो आंतरिक मामला है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। ऐसा प्रावधान वेलेजली के सहायक संधि में किया गया। यानी अब खर्चा किसका, तो भारत के देशी राजाओं का, और फायदा किसको, चूंकि एक बड़ा सेना अब मिल जाएगा, किसके पास होगा, अंग्रेजों के पास, और वो धीरे धीरे क्या करेंगे, अन्य क्षेत्रों को जीतना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये सहायक जो संधि की नीति रही अंग्रेजों के लिए बहुत ही ज्यादा वरदान साबित हो गया। अब इसका उद्देश्य क्या था, हस्तक्षेप कर सहायता के बदले धन प्राप्त करना, और सर्वप्रथम इनकी योजना क्या थी, फ्रांसीसी जो था, ऐसे इस योजना को बनाया किसने था, सर्वप्रथम फ्रांसीसी अधिकारी डुप्ले, और उसी के खिलाफ अंग्रेजों ने यहाँ पे फ्रांसिस के खिलाफ ही यूज किया था। क्लाइव अवध सैद्धांतिक, क्लाइव जो था अवध के क्षेत्र में यह लगाया था और सैद्धांतिक रूप से विस्तृत रूप जो करवाया वो वेलेजली करवाया, इसीलिए सहायक संधि का प्रतिपादक हम लोग वेलेजली को ही कहते हैं। सहायक संधि के तहत जो प्रमुख राज्य मिलाए गए वो कौन कौन थे, 1798 में सबसे पहले हैदराबाद को मिलाया गया, उसके बाद आपका 1799 में मैसूर को मिलाया गया, 1801 में आपको अवध को मिलाया गया, 1802 में पेशवा को मिलाया गया, 1803 में सिंधिया को मिलाया गया और 1804 में भोसले, ठीक है, सिंधिया और भोसले घराना एमपी में है ये सब, तो उसको मिलाया गया। तो इस प्रकार से सहायक संधि के तहत इन सब देशी राजाओं को, राज्य को मिला दिया गया, अंग्रेजों के अधीन, ब्रिटिश भारत का पार्ट बना दिया गया। अब कंपनी को लाभ क्या हो गया कि जो राजा थे उसको निशस्त्र कर दिया, अब उसके पास ना हथियार है ना सेना है, वो विरोध कैसे करेगी। दूसरा, फ्रांसीसी जो पहले से यहाँ पे प्रभाव बना रहे थे वो अब यहाँ पे समाप्त हो गए। तीसरा, भारतीय धन से खुद की सेवा शक्ति बढ़ा ली, सेना शक्ति होगा, खुद की सेना शक्ति बढ़ा लिया, किसके पैसा से, भारतीय पैसे से। और उसके बाद व्यापार के लिए इसने क्या किया, एक बड़ा बाजार बना लिया जो देशी रियासतों का। देशी राज्यों ने सुरक्षा के लिए अपनी स्वतंत्रता गिरवी रख दी, लेकिन अब देशी राज्य क्या किया, कुल मिला के कह सकते हैं कि अपने सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता को गिरवी लगा दी। तो सहायक संधि याद रखिएगा, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा सबसे पहले शामिल होने वाला हैदराबाद, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां से निश्चित तौर पे कोई ना कोई क्वेश्चन आपको दिख ही जाएगा एग्जाम में। हैदराबाद को 1798 में मिलाया गया। अब आते हैं डलहौजी की विस्तारवादी नीति, व्यापकता का सिद्धांत, ठीक है।
ये किसी भी प्रकार से चाहता था कि ब्रिटिश भारत में पूरा भारत शामिल हो जाए, ठीक है। इसका एक ही उद्देश्य था, चाहे जैसा भी आरोप लगा देता था, कुशासन है, सही शासन नहीं चल रहा है, जैसे राष्ट्रपति शासन अब भी लगा दिया जाता है ना, कुशासन के नाम पे लगाया जा सकता है केंद्र के द्वारा, ठीक है। चलिए अब आते हैं, तो डलहौजी का जो शासन काल रहता है वो 1848 से 56 के बीच में रहता है, 5 वर्ष का। तो ये युद्ध द्वारा जो व्यपगत का सिद्धांत में युद्ध द्वारा जो मिला है पंजाब को 1849 ईस्वी में, पेंगू 1852 ईस्वी में, जिसको कि दक्षिणी बर्मा बोलते हैं, उसको मिला लिया था। कुशासन का आरोप लगा करके अवध जो यूपी का पार्ट है उसको मिला लिया था। और हड़प की नीति व्यपगत के सिद्धांत के तहत सतारा को 1848 ईस्वी में, तो सबसे पहले व्यपगत के सिद्धांत के तहत इसने 1848 में किसको मिलाया था, तो सतारा को। दूसरा जेतपुर को 1849 में, संभलपुर को 1849 में, बधार को 1850 में, उदयपुर को, झांसी को, ठीक है। ये आपका इधर खिसक गया, उस नोट्स में देख लीजिएगा, ठीक है। तो झांसी जो भी था ये सब को व्यपगत के सिद्धांत के आधार पर, यानी अगर किसी के पास दत्तक पुत्र नहीं है, मतलब पुत्र नहीं है, दत्तक अगर गोद लिया है, तो उसकी जो राज थी वो अंग्रेजों ने खुद में मिला लिया था, ठीक है। अब देखिए यहां पर आर्थिक नीति जो लाई, मुक्त व्यापार की नीति इसने लाया 1813 ईस्वी में। राजनीति विलय और विस्तार की नीति अपनाया। हड़प की नीति, वारिस ना होने पर ब्रिटिश साम्राज्य को मिला लिया, ब्रिटिश साम्राज्य में देसी राजाओं के राज को मिला लिया। परिणाम प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण हो गया, और इसी के परिणाम क्या हुआ आगे चल करके आपको दिखाई देगा, 1857 की क्रांति, और भारत में कंपनी शासन का अंत हो गया, और भारत में अब क्या हो गया, क्राउन का शासन, यानी डायरेक्ट महारानी का शासन 1858 से स्टार्ट हो गया। तो डलहौजी का इसमें बहुत बड़ा योगदान था। काज आधुनिक शिक्षा जो था, उड घोषणा कब आई, उड डिस्पैच आप लोग जानते होंगे, शिक्षा का मेग्ना कार्टा भी कहा जाता है, 1854 ईस्वी में आया। और इसी के तहत लंदन के आधार पर ही भारत में भी विश्वविद्यालय में की स्थापना करने की बात की गई। तो उड घोषणा या उड डिस्पैच कब आया, अति महत्वपूर्ण है शिक्षा के क्षेत्र में, 1854 में। इसी को भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा कहा जाता है, उड डिस्पैच को। और कब आया था, तो 1854 में। और लंदन के ही आधार पर भारत में भी विश्वविद्यालय की स्थापना करने की बात की गई, ठीक है। उसके बाद संचार परिवहन 1853 में, रेलवे से मुंबई थाने तक। तो डलहौजी ने कुछ सुधार भी कार्य किए, कुछ काम भी किया। जैसे आपको रेलवे की स्थापना भारत में डलहौजी का ही देन है कि इसने सर्वप्रथम 1853 ईस्वी में जो आपका मुंबई है, बंबई से थाने तक इसने ट्रेन चलवाया। उसके बाद 1852 ईस्वी में भारतीय तार विभाग, पहले संचार का माध्यम था, इसकी स्थापना की। पोस्ट ऑफिस पे डाक टिकट, उसके बाद सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग की स्थापना। तो ये सब भी किसने किया, डलहौजी ने। जीटी रोड का मरम्मत भी करवाया, बंदरगाह पे व्यापार भी शुरुआत की, और आधुनिक भारत के निर्माण में भी डलहौजी ने भूमिका निभाया था, ठीक है। पोस्ट ऑफिस बनवाए जगह जगह। इस प्रकार हम पाते हैं कि अंग्रेजों ने अपने विभिन्न नीतियों के माध्यम से भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया, और उनका मेन ध्येय ना ही भारतीयों को शिक्षित करना था, ना ही इनको यहाँ पे अच्छा सा शासन व्यवस्था करना था, बल्कि इनका एक ही उद्देश्य था, जल्दी से जल्दी यहाँ की आर्थिक संपदा को लंदन पहुंचाने पे जोर दिया। तो ये जो भी नीति आई थी, इनका मेन उद्देश्य था भारतीयों का आर्थिक दोहन शोषण करना ही। और इस प्रकार से अंग्रेजों ने विभिन्न नीतियों के बदौलत भारत को अपने कब्जे में किया और यहाँ का आर्थिक दोहन किया। और आगे चल करके जब आर्थिक दोहन हुआ, जब लोग परेशान हुए, तो उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 टॉपिक आपका कवर हो गया। तो आज इतना ही रहने देते हैं, दोनों टॉपिक महत्वपूर्ण था। एक से 2 क्लास और आपका मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे, जिसमें एक विविध होगा, जिसमें आपके कांग्रेस के जितने भी जो भी बैठक हुई है, अधिवेशन, उससे रिलेटेड होगा। फिर जो भी उन्होंने जो नारा दिया है, कुछ उन्होंने संगठन बनाए हैं, जैसे अभी कुछ तो हमने बता भी दिया, जैसे राजा राम मोहन राय का, या तो पूरा का एक समग्र जो है विविध कर लेंगे। उससे क्या होगा, विविध अति महत्वपूर्ण हो, जो विविध देंगे उसी से आपका 4-5 क्वेश्चन लड़ जाएगा आपका, ठीक है। वो आपका 4-5 पेज का डाल देंगे लास्ट में, तो उसी से आपका 4-5 क्वेश्चन आ जाएगा। निश्चित तौर पे हर एक बार आता है, तो आप में भी निश्चित तौर पे आएगा, ठीक है। तो ये सब आपको कॉन्सेप्ट विकसित करने के लिए हम 1 बाय 1 करके आपको दे रहे हैं। फिर कल का क्लास जो है केमिस्ट्री का होगा, और उम्मीद करते हैं कि कल हम लोग करेंट अफेयर्स या रीजनिंग
कोई पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए अभी आज रहने देते हैं, ठीक है, आज रहने देते हैं, हम भी थक गए बोल बोल करके, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में करते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है ना, इसलिए थोड़ा सा थकावट ज़्यादा हो जाता है। बस जितना पढ़िए उसको पढ़ते रहिए, बार बार रिपीट कीजिए, ज़्यादा पढ़ने से नहीं होगा, बल्कि जो चीज़ पढ़े उसको समझना है और उसको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। हमारे पढ़ाने से केवल नहीं होगा, बल्कि जब तक आप उसको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, बस हम आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट लेते हुए आपको पढ़ाई करना है। कुछ चीज याद भी हो जाता होगा क्लास में ही पढ़ने से, कुछ चीज आपको याद भी करना पड़ेगा। ये सब पीडीएफ डाला हुआ है आपका, देख लीजिए जाके 1 to 5 में जो है मॉडर्न हिस्ट्री में आपको सारा कुछ डाला हुआ है, सारा कुछ हमने डाल दिया है, ठीक है। एसी लगा ले, हाँ बिल्कुल एसी लगाएंगे, थोड़ा सा आर्थिक परेशानी है इसीलिए एसी नहीं लगा पाते हैं। अभी तो याद हो ही जाएगा, लेकिन एग्जाम में भूल जाइएगा, बार बार पढ़ते रहिएगा, ठीक है। ऐसे विविध जब करवाएंगे तो उसको बार बार देखते रहिएगा। मॉडर्न का सारा नोट्स आपके 1 to 5 वाले फोल्डर में डाला हुआ है, जनरल स्टडीज पीडीएफ में सारा कुछ डाला हुआ है मॉडर्न में, देख लीजिए। चलिए थैंक यू सो मच सर, आपका नोट्स और लेक्चर बहुत अच्छा है, हमें पहली बार हिस्ट्री में इंटरेस्ट आया है। चलिए कम से कम इंटरेस्ट तो हमने ला दिया, मेरी उपलब्धि उसी में है। देखिए कोई भी सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आएगा, एक पढ़ाने वाला सही टीचर आपको मिलेगा तब, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं, लेकिन मैं ये बात से जरूर आपको संतुष्ट कर दूंगा कि आपको जितना पढ़ाऊंगा उतना जरूर समझा दूं, ठीक है। चलिए बाकी एक से एक विद्वान टीचर अभी मार्केट में उतरे हुए हैं और एक से एक अपना जो है अपना दे रहे हैं, बाकी लेने वाले भी ले रहे हैं। सब में यही सब है, एसएसटी में भी यही है सब, 9 10 इसका मतलब अलग से टेस्ट सीरीज, क्या चीज का अलग से टेस्ट सीरीज? अभी फिलहाल 1 to 5 दीजिए ना, लास्ट में आपको 5 मतलब 10 सेट आपको दे देंगे एसएसटी वालों के लिए। अरे क्वेश्चन मेन है कि क्वेश्चन तो वही सब रहेगा ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स, और फिर 40 नंबर का जनरल ही रहेगा। तो लगभग आपका 70 to 80% सिलेबस दोनों का सेम ही है। वो देखिए केवल और केवल यहाँ एसएसटी का ही पार्ट में आपको केवल वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है हिस्ट्री में, बाद बाकी आपको जो 1 to 5 में पढ़ा रहे हैं वही पढ़ना है, ठीक है। जो भी एसएसटी वाले 9 10 वाले केवल जनरल नॉलेज के फोल्डर में जा करके केवल आप वर्ल्ड हिस्ट्री एक्स्ट्रा में पढ़ लीजिए, ठीक है। मैथ का भी दीजिएगा, सबका दे रहे हैं, सबका देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है डाल देंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।